जय हिंद, जय बिहार। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने ही चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आधुनिक भारत के बहुत महत्वपूर्ण जो आज मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका प्रश्न प्रश्न भी कराऊंगा। लेकिन आप पहले इस थ्योरी को पढ़िए और खूब एंजॉय कीजिए। बाकी आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने जो है हमने क्या किया है। तो हमने क्या किया है दोस्त, आप देख पा रहे होंगे साथियों, हमने इसको अपने से अंडरलाइन किया है और आपको फिर समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे पहला ही यहाँ पे जो है लिखा गया है, पहला ही लिखा गया है कि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। तो याद रखिएगा कि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस पे बम फेंका था, तो किंग्सफोर्ड पे। इस क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिएगा, किंग्सफोर्ड पे बम फेंका था। परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी व पुत्री मारे गई थी। याद रखिएगा दोस्त, ये घटना कब घटी थी? मुजफ्फरपुर बम कांड की बात कर रहा हूँ मैं। और ये जो है 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के जरिए जो एक बम कांड हुआ था, उसमें क्या हुआ था, किंग्सफोर्ड पे बम फेंकने का आग्रह हुआ था। लेकिन इसमें क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है कि राष्ट्र वो जो किंग्सफोर्ड थे, बहुत क्रूरतापन उसके अंदर था, वो नहीं मरा। और साथ ही साथ क्या होता है कि ये मिस्टर कैनेडी, ध्यान रखिएगा, मिस्टर कैनेडी नाम का व्यक्ति था, पीछे में उसका गाड़ी था और उसकी पत्नी और पुत्री दोनों क्या हुआ था, मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। जब ऐसा लगा प्रफुल्ल चारी को अब मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा, उन्होंने क्या कर दिया, तो अपने आप को गोली मार लेता है। साथ ही खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दी गई। लेकिन उससे पहले दोस्त बात क्या हुई थी कि प्रफुल्ल चारी को जब प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया था। लेकिन खुदीराम बोस ने क्या किया था, दोस्त, ये भाग के बैनी स्टेशन, ध्यान रखिएगा कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, बैनी स्टेशन, ये बैनी स्टेशन भाग के चले गए थे। कौन? बैनी रेलवे स्टेशन चले गए थे। कौन? तो खुदीराम बोस साहब जो है भाग के चले गए थे बैनी। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ सुनाई पड़ता है कि एक जो लोग वगैरह थे वहाँ पे बैठे हुए खड़े, वो सब बोलता है कि जो एक आज ना बम कांड हुआ, लेकिन उसमें ये क्या बोलते हैं, किंग्सफोर्ड साहब नहीं मरे। तो इनके मुँह से आवाज़ आती है, इसको मतलब हताश होकर बोलता है, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरे? तो इस पे लोग का शक हुआ और इन्होंने क्या किया, तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लेता है। और गिरफ्तार होने के बाद इसको खुदीराम बोस को भी क्या होता है, तो फांसी की उम्र दे दी जाती है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से क्या क्वेश्चन निकला, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चारे ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। दूसरा, इसमें कौन मारे गए थे, तो मिस्टर कैनेडी के पत्नी एवं पुत्री मारे गए थे। और तीसरी, कौन ने सबसे पहले गोली मार लिया था, तो इसका प्रफुल्ल चाकी ने। और फांसी किसे मिली थी, तो खुदीराम बोस की। इस बात को आप याद रखिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको थ्योरी लेकर आए हैं, बेहतरीन थ्योरी है। आप शायद आपको मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। अगला बोल रहा है, गरमपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि राज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता। आप क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, किसने कहा था कि स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता? इसको याद रखिएगा। ये गरमपंथी दल के नेता हुआ करते थे। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। आपने नाम सुना होगा, बाल लाल पाल, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल, और फिर लाला लाला लाजपत राय, और घोष था एक और नेता था, अरविंदो घोष। फिर बोल रहा है, ना कोई औद्योगिक प्रगति, ना शिक्षा और ना ही राष्ट्र जीवन की परिपूर्णता। इसलिए तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इतना बार पूछा ये क्वेश्चन, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने नारा दिया था? तो दिया था तिलक ने। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो वर्ष 1916 में देश 2 होम रूल लीगों की स्थापना होती है। वर्ष 1916 में क्या होता है, देश में 2 होम रूल लीगों की स्थापना होती है। साथ ही साथ जिसमें एक लीग के नेता लोकमान्य तिलक होते हैं। याद रखिएगा, तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। तथा दूसरी लीग का नेतृत्व जो है एनी बेसेंट कर रही थी। कहने का मतलब, पहला लीग जो था आपका, उसमें लोकमान्य तो कर रहे थे और दूसरा में एनी बेसेंट साहब कर रही थी। दोनों लिंग की मांग स्वशासन किसकी, तो स्वशासन दोनों लिंग का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बताइए, ये जो होम रूल लीग की स्थापना इसमें किसकी मांग की गई थी? ध्यान रखिएगा दोस्त, स्वशासन की मांग की गई थी। इसलिए इसी लीग आंदोलन के दौरान तिलक ने उपयुक्त नारा दिया था। मतलब कहने का मतलब, ये नारा जो आप देख पा रहे होंगे, ये नारा जो है, और ये नारा जो है, इसको जो है
लोकमान्य तिलक ने ही दिया था और कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। याद रखिएगा, होम रूल की स्थापना हुई थी, 2 व्यक्ति थे, कौन सा? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। चलिए इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए, फिर आगे जो है फिर मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊँगा अगले ही वीडियो में। चलिए आगे क्या कह रहा है आप देख पाएंगे। मैंने बहुत मुश्किल से और बड़ा अच्छे से यहाँ पे अंडरलाइन किया हर चीज़ को। कह रहे नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी ने फिरोज शाह मेहता, दिनेशा वाचा और व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्र से संबंध रखते थे। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए नरमपंथी नेता कहाँ से, मतलब कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन देगा आपको ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र या दोनों जगह या कोई नहीं। तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ये शहरी क्षेत्र का हुआ करते थे, ये शहरी क्षेत्र का हुआ करते थे। कौन सा? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये ध्यान रखिएगा दोस्त, ये किसका? नरमपंथी का नेता हुआ करता था। और फिर मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है कि फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, आप सुनिएगा, फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा था? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उसके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का कर्तव्य है कि वे उन्हें भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें। मतलब फिरोज शाह मेहता ने क्वेश्चन पूछा, क्या कहता है, ये कहा था फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जो है, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। ये बात किसने कहा था? तो फिरोज शाह मेहता ने कहा था। आपने क्या पढ़ा भी? नरमपंथी नेता पढ़ लिया, इससे पहले गरमपंथी नेता पढ़ लिया, और फिर उसका बाल गंगाधर तिलक का कुछ दोहा था, उनके बारे में बताया गया था, और यहाँ पे फिरोज शाह मेहता ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और आगे बढ़ते हैं अब, है ना। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, जितना इंपॉर्टेंट मानना मान लीजिए। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन, ध्यान रखिए कांग्रेस के कौन सा? तो हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। मतलब निर्विरोध का मतलब होता है इसमें कोई भी खड़ा नहीं, इसके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन क्या किया था? तो 1938 की बात है ये, और फरवरी में सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था? मतलब सीतारमैया को महात्मा गांधी ने खड़ा कर दिया था चुनाव के लिए, लेकिन खुद महात्मा गांधी खड़ा नहीं हुए थे। लेकिन वहाँ पे जब आगे में कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, और 1939 की बात है। कब? त्रिपुरी अधिवेशन, किसमें? ध्यान रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन में। कब की बात है ये? तो 1939 की बात है। और इसी में क्या होता है कि सीतारमैया को हराता है कौन? सुभाष चंद्र बोस, और अपने अध्यक्ष पद के लिए जीत जाते हैं। फिर क्या होता है कि अप्रैल 1939 में, कहाँ पे? तो अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इन्होंने क्या किया? तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष क्या होता है? तो चुना बनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस ने खड़ा हुआ था तो 1938 में निर्विरोध जीता था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सीतारमैया को हराया था। महात्मा गांधी से नाराज हो गए थे, और इससे उन्होंने क्या किया? तो अंतिम में महात्मा गांधी को समझा बुझा के इन्होंने अपना इस्तीफा दे देता है। बाद में किसको बनता है? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, और बाद में इसका अध्यक्ष कौन बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनता है। इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे। आइए आगे हम लोग चलते हैं अब। फिर बोल रहा है कांग्रेस के रुकिए, क्या बोल रहा है? तो कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में 27 से 30 सितंबर 1986 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कोलकाता में संपन्न हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 27 से 30 दिसंबर 1886 को कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन करे? दादा भाई नौरोजी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहला तब, तो पहला अगर आपसे ध्यान रखिए दोस्त, पहला पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा WC बनर्जी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कब? 1885 में। कहाँ पे? तो मुंबई में। अगला बोल रहा है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधि ने की संख्या 2 थी। याद रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन जहां की 1885 में हुआ था मुंबई में, वहां पे मुस्लिमों की संख्या कितना हुआ करती थी? 2। लेकिन समय आगे बढ़ते जाता है, वहीं दूसरे सम्मेलन में कितना हो जाता है? 33 हो जाता है। दूसरे सम्मेलन में कितना होता है दोस्त? 33 होता है। जबकि हम बात करेंगे तीसरे सम्मेलन की, तो ये तीसरे सम्मेलन कब होता? 1887 में हुआ करता था। और इसमें 81 तथा चौथे सम्मेलन की बात करेंगे हम लोग 1888 में। टोटली
221 पहुंच गई थी। मतलब पहला अधिवेशन जो हुआ था उसमें दो था मुस्लिम, दूसरा क्या होता, दूसरा में 33 हो गया, तीसरा में 81 और चौथा में 221 पहुंच गई थी। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएगा, तो याद रखिएगा कभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए अगला हम बात कर रहे हैं। अगला क्या बोल रहा है दोस्त कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल जिसको कहा जाता है, का उपयोग गठन दल के नेता लाला लाजपत राय, ध्यान रखिएगा कौन, तो लाला लाजपत राय साहब हुआ करते थे। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया, कौन सा, तो यंग इंडिया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यंग इंडिया किसने लिखा था, याद रखिएगा लाला लाजपत राय में क्या गया और था। और कांग्रेस के डफरिन की दिमाग उपज मानते थे। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कांग्रेस के डफरिन के दिमाग किसको मानते थे, वे कांग्रेस को जो है किसका दिमाग उपज के मानते थे, तो याद रखिएगा कांग्रेस को डफरिन का दिमाग की उपज मानते थे। ये कौन मानते थे, तो लाला लाजपत राय। किस में लिखा गया था ये बात, तो यंग इंडिया में लिखा गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है या फिर पूछेगा फिर, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा, तो इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा, है कि नहीं है। चलिए बेहतरीन इतिहास का आपको थ्योरी करवा रहे हैं। आगे अगले ही वीडियो में क्या करवाऊंगा, मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर कुछ कराऊंगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले ही वीडियो में। तब तक अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। देखिए छोटा चैनल ज़रूर है मेरा, लेकिन आपको इतना काम का चीज़ होगा जो आप सोच नहीं पाएंगे दोस्त। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।